नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। यहां पर विधानसभा के बजट सत्र का 7वां दिन काफी हंगामेदार रहा। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विपक्ष के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि फरीदाबाद एयरफोर्स स्टेशन से 100 मीटर की दूरी तक अब रजिस्ट्री हो सकेगी। इसके लिए 48 घंटे के अंदर जमीन के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन है कि 7A का जो एरिया है जिसके अंदर आपको 2 परमिशन अर्बन एरिया के अंदर लेनी पड़ती है, जो कि पहली अर्बन लोकल बॉडीज से और दूसरी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से। अगर कोई वो दोनों परमिशन प्राप्त करता है तो उसकी रजिस्ट्रेशन परमिटेड है। मगर जो माननीय सदस्य पूछना चाह रहे थे, अपने सवाल में लिखित तौर पर नहीं पूछ पाए कि क्या एयरफोर्स स्टेशन के 100 मीटर के अंदर कोई इस तरह का प्रतिबंध है, वो हमने इनके सवाल के बाद स्पेसिफिकली एग्जामिन करवाया। और कई वर्षों पूर्व कोई वहाँ पर ऑफिसर्स रहे जिनने गवर्नमेंट की परमिशन के बिना अपने लेवल पर हाई कोर्ट के ऑर्डर को रीइटरेट करते हुए 100 मीटर के दायरे के अंदर रजिस्ट्रेशन पर स्टॉपेज लगा दी थी। और मैं अश्योर करता हूँ कि विद इन 48 आवर्स उसको एग्जामिन कर उसको दोबारा खोला जाएगा। मैं भी दादरी गया था और ये आम जनता की भी डिमांड है कि 4.5 किलोमीटर के पैच को, जो इरिगेशन कैनाल होया करती थी पहले, अब वो पूरी तौर पर बंद है, इसको कन्वर्ट कर दिया जाए। और उसी दिन डिप्टी कमिश्नर को आदेश दे दिए गए थे कि इरिगेशन डिपार्टमेंट से NOC लेकर तुरंत इसको PWD को ट्रांसफर कर दिया जाए। इसके अंदर लगभग 2.3 किलोमीटर शहर का हिस्सा है और 2.2 किलोमीटर शहर की लिमिट से बाहर का हिस्सा है। और जैसे माननीय सदस्य कह रहे हैं कि हमारी कर्म सतली, आप विश्वास रखिए कि 1 महीने के अंदर अंदर NOC लाकर अगले वित्त वर्ष में इसको पूरी तौर पर कंप्लीट हम करें। विधानसभा बजट सत्र का 7वां दिन हंगामेदार रहा। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जमीनों की रजिस्ट्री में अनियमितता के आरोपों के बारे में यहां पर लाए गए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का करारा जवाब दिया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जमीनों की रजिस्ट्री के मामले में अनियमितता करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। राज्य सरकार को जहां भी गड़बड़ी होने का अंदेशा हुआ तो उसकी जांच करवाई गई और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। अंडर सेक्शन 17 and 18 of Registration Act 1908, after scrutinized document, the registering authority govern under the works of registration of instruments under section 17 and 18 of Registration Act 1908. After scrutinized document presented to him, the registration is in view of provisions contained under section 21, 22, 23, 24, 28, 32, 33, 34. Sir, they are governed under section 21, 22, 23, 24, 28, 32, 33, 34, 35 of the Registration Act 1908. That is, before acceptance of any instrument of transfer of any property, he has to see whether the proper description of property has been defined in the instrument. The registering authority govern under the works of registration. हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के 7वें दिन विपक्ष के विधायक राज्य में रजिस्ट्रियों के मामले में अनियमितताओं को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाए। इसके चलते सदन में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। इसी मामले पर हर खबर के संवाददाता रवि चंदेल ने कांग्रेस की वरिष्ठ विधायिका किरण चौधरी से खास बातचीत की। इस दौरान किरण चौधरी ने कहा कि सरकार पौने 2 साल से इस मामले पर लीपापोती कर रही है और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के 7वें दिन विपक्ष के विधायकों द्वारा राज्य में रजिस्ट्रियों के मामले में हो रही अनियमितताओं को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया, जिसके मद्देनजर सदन में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं कांग्रेस की वरिष्ठ विधायक किरण चौधरी। मैम, किस तरीके से देखते हैं कि आपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया रजिस्ट्रियों के मामले को लेकर, कितनी संतुष्ट दिखाई देती है सत्ता पक्ष की तरफ से जो जवाब दिया गया?
2 साल करीब करीब 2.25 साल पहले ये रजिस्ट्री स्कैम जो है ये उजागर हुआ था। आज तक कोई भी उसका जो है नतीजा नहीं निकला है। तो आप समझ सकते हैं, जांच कर रहे हैं, क्या जांच कर रहे हैं। कोरोना काल के अंदर सब कुछ बंद पड़ा है, लोग हाय तौबा हो रही है। ऐसे गंभीर हालत थे कि भगवान दोबारा से ऐसा मंजर कभी ना दिखाए। और रजिस्ट्रियां जो हैं 58,000 रजिस्ट्री जो हैं सरकार ने खुद मानी है, वो धड़ालय से हो रही हैं, धज्जियां उड़ाई गई हैं। ये जो नियम है 7A के, उसका पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई गई। जो हैं 50,000 से ज़्यादा घर, प्लॉट, दुकानें अवैध तरीके से जो है उनकी रजिस्ट्रियां करवाई गई। और सरकार कहती है कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि राजस्व का कोई नुकसान नहीं है। अब ये बताइए, जो इलीगल तरीके से जो ये मशरूमिंग हो रही है, इसका नुकसान किसको होगा? आम जनता को होगा ना, गरीब आदमी को होगा। ये इस तरह का जो काम ये जो हो रहा है धड़ाले से, उसके ऊपर जो है हमने जो है आज ये कॉलिंग अटेंशन मोशन लगाया था, जिसमें मैं भी एक वक्ता थी। लेकिन जो है मंत्री के तो आपने जवाब सुना, वो तो हमारे को पाठ पढ़ाने लग गए 7A के कानून के। अब कानून के विशेषज्ञ वो बेशक वो ना हो, हम तो हैं, वकील हूँ मैंने कहा विधानसभा के अंदर, भैया कि ये पाठ मत पढ़ाइए आप हमें कि 7A का क्या मतलब है और कब आया और कब गया, ये तो हम भी जानते हैं। आप हमें ये बताइए कि इसका निष्कर्ष क्या निकला है। इसको हमने ये जिन्होंने को सस्पेंड करा था वो बहाल हो गए, 6 ऐसे अफसर थे जो इंक्वायरी के अंदर थे, उनको प्रमोट कर दिया। तो आज सारा कह रहे हैं कि अभी हम ढूंढ रहे हैं, हम कर रहे हैं। ऑनलाइन है ये डाटा, आप ये बताइए ऑनलाइन है या नहीं है, उसका जवाब नहीं देते। वैसे कहते हैं ऑनलाइन है सारा डाटा। ऑनलाइन डाटा है तो उसके अंदर तो ये सब कुछ समन्वय निकालने में बिल्कुल ही देर नहीं होनी चाहिए। सो ये तो लीपा पोती का काम है। आज सब जानते हैं कि किस तरीके से तहसीलदारों को पोस्ट करा जाता है। वो अभय चौटाला ने बड़ा स्पष्ट तरीके से बात कही कि जो है मिलाईदार जगहों के ऊपर जो है ये तहसीलदारों को पोस्ट करा जाता है, और वो किस तरह से पोस्ट करा जाता है ये भी हम जानते हैं। तो ये कहने की बातें नहीं है, सारी जनता जानती है कि आज हो क्या रहा है। तो धड़ाले से जो है ये काम हो रहा है, जीरो टॉलरेंस करप्शन की बात करते हैं और ये धज्जियां इस तरह से उड़ती हैं। किस तरीके से देखते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जिस तरीके से उसके बाद बयान दिया कि 2010 से लेकर 2016 तक की जो है तमाम उसकी जांच की जाएगी, किस तरीके से देखते हैं कि सरकार जो है वो लगातार जो है वो भूतकाल में जो है वो लगातार जारी है और ना कि जो मौजूदा समय की जो समस्या है उनका निपटारा किया जा रहा है? ये तो इसलिए करते हैं ना कि ये बैकफुट के ऊपर हमारे को करने की बात करते हैं, लेकिन हम तो कहते हैं बड़ी अच्छी बात है। मैंने तो आज विधानसभा में कहा कि आप करिए, इंक्वायरी करिए, जो भी करना है वो करिए, लेकिन आप करें तो सही। आज जो है कोरोना काल के अंदर जो इतना जबरदस्त घोटाला हुआ है, 2.25 साल हो गए, उसका आपने तो कुछ करा नहीं। आज आप कह रहे हैं इसके ऊपर इंक्वायरी करवाऊंगा मैं, तो वो इंक्वायरी मैंने कहा कि आप टाइम फ्रेम बताओ, टाइम फ्रेम तो बताया नहीं उन्होंने, तो फिर क्या फर्क हो। और 2 साल के बाद तो ये चुनाव ही नहीं दूसरा आ जाएगा, फिर क्या फायदा हुआ। इसका मतलब लीपापोती हो रही है। अगर डाडम हादसे की बात करें, उसको लेकर भी आप कॉलिंग अटेंशन मोशन लेकर आई थी, किस तरीके से देखते हैं अभी जो फिलहाल की स्थिति बनी हुई है? हालांकि उसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मीडिया से भी रूबरू हुए, उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि 2013 का जो लिंक इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ है उसको आप किस तरीके से देखती हैं? 2015 के अंदर एक कंसोर्टियम को ये डाडम की माइन दी गई थी, जिसमें 2 पार्टनर थे। तो जो जूनियर पार्टनर था वो विड्रॉ कर गया। तो विड्रॉ करने के बाद का मतलब ये होता है कि वो फिर उसकी कंपनी उसकी जो है लीज रद्द करनी चाहिए थी, अगर ये कानूनी तौर पे करते, लेकिन उसकी लीज रद्द नहीं करी गई और वो काम करता रहा। और धड़ाले से उसने सारा इलीगल काम करा, बहुत इतने गहराई तक जो है उसने खुदाई करी कि 400 फुट तक आप जाओ, पानी निकला हुआ है नीचे, सारा बुरी तरह से जो है वहाँ पे खनन हुआ है। अब जो है उसके बाद ये नई कंपनी आई। अब जब ये नई कंपनी ने काम शुरू करा, अगर वो इसमें फॉरेस्ट एरिया के अंदर वो कर रहे हैं वर्टिकल, अगर जहाँ पे जो खनन है वो बिल्कुल ऐसे सीधा हो रहा है, खनन होना चाहिए आपका रेक्टिफिकेशन करके जो है ना उसके बेंचेस बनने चाहिए, वो बेंचेस तो बन नहीं रहे हैं। तो वो सिल्ली जो है वो कह रहे हैं वो फॉरेस्ट की एरिया के अंदर है, वो सिल्ली गिरी इसलिए ना कि वो बिल्कुल ही उसका वर्टिकल जो है उसके ऊपर वहाँ पे बेंच नहीं बनाए गए और वो इस तरह से खनन करा गया है। 5 लोगों की वहाँ पे मौत हुई। तो बड़ा दुखद हादसा था ये कि साल की शुरुआत के अंदर ये हुआ। जो है इसी तरह से पिछोपा कलां में
तो चोपा कलां में भी माइन है, वहाँ पर धड़ाले से जो है अवैध खनन हो रहा है। गांव के लोगों ने इसको बात को बार बार उठाया है, सोशल मीडिया के जरिए सारी जगह। वहाँ पे एक सड़क है, वो सड़क पुरानी सड़क बनाई हुई थी, वो सड़क जो है उसको जो है वो सड़क को भी वो खनन क्षेत्र के अंदर ले लिया गया है और वहाँ पे धड़ाले से हो रहा है। इसी तरह से यमुनानगर में जो है पूरा हथनीकुंड बराज पे आप देखते हैं क्या हालात हो गए हैं। इतना ज़बरदस्त इलीगल माइनिंग हुई है कि वहाँ पे पानी का बहाव ही जो है वो बदला हो रहा है। तो इसका नुकसान तो स्टेट को होएगा ही ना, राजस्व को तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन पर्यावरण को भी इसका सबसे ज़्यादा हो रहा है। और आपको एक बात बताऊँ, मैंने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी इसके ऊपर कि अरावली का बहुत ज़बरदस्त तरीके से दोहन करा जा रहा है इस क्षेत्र के अंदर, ये फरीदाबाद और इस साइड जो इलाके हैं, और उसका संज्ञान उनको लेना चाहिए। विधानसभा के सदन पटल के ऊपर वो चिट्ठी लिखी, उसका आज तक एक्नॉलेजमेंट तक नहीं आया। एक विधायक होने के नाते ये मेरा हक है कि मैं चिट्ठियां लिखकर मुख्यमंत्री जी को अवगत करवाऊं, और ये उनका दायित्व है कि वो करें या ना करें, वो उनका काम है। लेकिन एक्नॉलेजमेंट तो चिट्ठी की आती है, वो तक नहीं है सरकार देती। तो आप समझ सकते हैं कि कार्रवाई किस तरह से हो रही है। जिस तरीके से विपक्ष जो है लगातार सीबीआई की जांच की मांग कर रहा है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का साफ तौर पर कहना है कि 3 कमेटियां जो है वो गठित की गई हैं। यदि तीनों कमेटियों की रिपोर्ट जो है वो एक जैसी नहीं आती, उसके बाद एक और कमेटी बनाई जाएगी, उस लेवल पर जो है वो उसकी जाँच की जाएगी। किस तरीके से देखते हैं? कमेटियां बनाते रहो, जांच करवा रहे हैं, यही हो रहा है भैया। सारा दुनिया जानती है, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। असलियत के अंदर जो है जितना भ्रष्टाचार आज के दिन है, मेरे ख्याल में तो कभी हुआ नहीं है। हर एक विभाग के अंदर चले जाओ, हर एक दफ्तर के अंदर चले जाओ, सारी जनता जो आके बताती है पूरी तरह से त्रस्त। तो अब क्या कहा जाए, जब विधानसभा सदन पटल के ऊपर जो है हर चीज़ को जो है भ्रमित करके बताया जाता है, तो फिर आगे तो फिर कुछ रह ही नहीं गया ना। एमएसपी को कानून बनाने के लिए प्रस्ताव लेकर आ रहे थे, उसको लेकर क्या कहेंगे? एमएसपी का कानून जो है वो केंद्र बना सकता है। हरियाणा जो है वो कृषि प्रधान प्रदेश है और किसानियत के ऊपर हमारे बहुत सारी जो है आजीविका निर्धारित है। वैसे किसानों के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि हम 2022 तक इनकी आय दुगनी करेंगे। असलियत के अंदर नज़र कुछ और आता है। आप देख रहे हैं कि मुआवजा समय पे नहीं मिलता, ओलावृष्टि हुई है, गिरदावरी हुई है, तो जो 2021 तक का मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है, पानी उनको नहीं मिलता। तो हर तरीके से जो उनके बीज हैं वो महंगे हो गए हैं, डीजल महंगा हो गया है, उनकी लागत इतनी ज़्यादा हो गई है कि कुछ भी नहीं किसान के पास रहा। और भवंतर योजना की बात करते हैं, दूसरी योजनाएं जो बना रखी हैं सारी की सारी पिट गई हैं ये पूरी तरह से। ये जो कृषि मंत्री हैं हर तरीके से भ्रमित बयान देते हैं, झूठ बोलते हैं सरेआम। डीएपी की खाद की कोई किल्लत नहीं है, जब कहते हैं हाहाकार मची हुई है इनके खुद के इलाके के अंदर। कल भी यही हाल हो रहा था। तो जो इस तरह की बातें जब हो रही हैं और फिर कहते हैं किसान हितैषी हैं, तो अगर किसान हितैषी हो तो केंद्र को मैं ये प्रस्ताव लेकर आई थी कि आप केंद्र को प्रस्ताव, हम सर्वसम्मति से सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है इकट्ठे मिलकर एक प्रस्ताव हम भेजें कि किसानों के प्रति एमएसपी का कानून जल्द से जल्द बनाया जाए। उसमें क्या लिखा था? यही लिखा था कि हम सिफारिश करते हैं, हमारी विधानसभा सिफारिश करती है कि किसानों का कानून एमएसपी का बनाया जाए, और जो एमएसपी से निर्धारित नीचे कोई अगर खरीदारी करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। सो इसमें तो कोई गलत बात तो लिखी नहीं है, कोई सरकार के खिलाफ कोई गलत बात नहीं है। लेकिन ये सरकार ने सिरे से पहले तो कहा कि ये विचाराधीन है ना, 10 दिन तक तो विचाराधीन रखा। अब ये हमेशा ऐसे करते हैं। अब जब ये सदन खत्म होने जा रहा है तब उसको आज उठा के कहते हैं उसको रिजेक्ट कर दिया। तो इसका मतलब ये पूरी तरह से किसान विरोधी सरकार है, आम जनता विरोधी सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ विधायिका किरण चौधरी, जिनका साफ लफ्जों में कहना है कि सरकार द्वारा जितना भी जस्टिफिकेशन जो है रजिस्ट्रियों के मामले में दिया जा रहा है वो सब बेबुनियाद है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से किसान हितैषी होने का जो दावा सरकार द्वारा लगातार किया जा रहा है, धरातल पर किसी भी तरह से वो दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रविचंद्रन के साथ कैमरा पर्सन किशन की रिपोर्ट। वहीं हिसार में इंपेरिकल माइंड्स सोसाइटी में एक सेमिनार आयोजित किया गया। इस सेमिनार में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत ने शिरकत की। इस दौरान राकेश टिकैत ने मीडिया से बातचीत में कहा उनका आंदोलन सत्तासीन पार्टियां बदलने का नहीं था, वो तो आंदोलन के मास्टर हैं। उनके आंदोलन का ही असर था कि चुनाव में पार्टियों ने किसानों के मुद्दों को अपने
मुद्दों में शामिल किया। सर, किसान आंदोलन पे जो शर्तें मानी गई थी, जब आंदोलन चल रहा था सरकार द्वारा, क्या उन पे सहमति बनी? अगर नहीं बनी है तो अब क्या आगे किसान आंदोलन किस तरह? और आगे जाएंगे, पूरे देश भर में जाएंगे। पहले तो 21 तारीख को एक ज्ञापन देंगे पूरे देश भर में उस डिमांड के लिए, और दूसरा ये कि 28 तारीख को बंद है, जो लेबर क्लास जो है, जो वर्कर हैं वो कर रहे हैं, तो उसका समर्थन हम कर रहे हैं। और अपनी फसलों को बेचेंगे, अप्रैल से शुरू करेंगे इन सारी चीज़ों को। भाई फसल बेचो, MSP सप्ताह मनाओ, जैसे मनाते हैं ना, तो MSP सप्ताह मनेगा, जाएंगे और अपनी फसलों को MSP से कम पे ना बेचें। वहीं भिवानी के गांव रेवाड़ी खेड़ा में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि JJP राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने शिरकत की। इस अवसर पर अजय सिंह चौटाला ने क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस दौरान अजय सिंह चौटाला ने कहा कि ये भी कभी खिलाड़ी थे और उन्होंने कई प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। एक बार आज तो शुभ शुरुआत की गई है। हम गांव-गांव जाकर के सब, मेरी प्रभारी के तौर पे इस जिले की जिम्मेवारी है, गांव-गांव में जाकर के मेंबरशिप अभियान चलाएंगे। शहर के वार्ड स्तर पे जाकर के पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा निष्ठावान सिपाहियों को जोड़ने का काम करेंगे। अनेक प्रदेश के अलग अलग इश्यूज हैं। पंजाब के लोग बड़े लंबे समय से परेशान थे कांग्रेस की गवर्नमेंट से, वहाँ लोग बदलाव चाहते थे, बदलाव किया। लितानी पार्टी के तोसाम के हल्का प्रधान रविंद्र पटौती जी, वहीं रतिया में लोगों ने इस बार स्वदेशी वस्तुओं से होली खेलने का निर्णय लिया। इस बारे में ग्राहकों ने बताया कि वो बिना केमिकल के रंग खरीद रहे हैं और ऐसे उत्पाद ले रहे हैं जो भारत में निर्मित है। उससे जो हमारे भारत का पैसा भारत में ही रहेगा और इसके साथ साथ वो हर्बल रंगों का प्रयोग कर रहे हैं। इसके साथ ही ग्राहकों ने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री का निर्णय है बहुत अच्छा है, इससे भारतीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, इसलिए वो इन रंगों का, गुलाल का प्रयोग करें। हम प्रधानमंत्री जी का बहुत ही दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने लोकल फॉर वोकल पे हमारे को होली का सामान बेचने के लिए बहुत ही अनुमति दी है। तो हम भी मतलब दुकान पे जो अपना गुलाल है बिल्कुल नेचुरल कलर बेचते हैं, बच्चों को ना नुकसान पहुंचाने वाला, मतलब किसी की स्किन रिएक्शन ना हो, तो इसके लिए हम बिल्कुल नेचुरल गुलाल बेचते हैं। पक्का रंग भी बहुत ही बढ़िया बेचते हैं, जिससे नुकसान ना हो किसी भी प्रकार का। होली का त्योहार आने में कुछ ही दिन बाकी है। ऐसे में तो शाम के सुस्त पड़े बाजारों में एक बार फिर से रौनक लौटनी शुरू हो गई है। आम ग्राहक अपनी जरूरत की चीजों के लिए बाजार में आना शुरू हो गया है। साथ ही आम लोग होली के अवसर पर गुलाल, रंग और पिचकारियों की खरीदारी के लिए भी बाजारों में नजर आ रही हैं। इससे दुकानदारों के चेहरे भी खिले हैं और साथ ही साथ दुकानदारों का कहना है कि पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी की वजह से होली का त्योहार फीका पड़ गया था, लेकिन इस बार बीमारी न के बराबर है और लोग होली के अवसर पर खरीदारी के लिए आ रहे हैं।
त्यौहार आ रहा है 17 तारीख को। अब की बार लोग अच्छी तरह से अच्छे ढंग से होली का त्यौहार मनाने जा रहे हैं। क्यों 2 साल से कोरोना के चक्कर में लोग त्यौहार वगैरह नहीं बना रहे थे, लेकिन अब 2-4 दिन से मार्केटों में भी रौनक लौटी हुई है। अच्छे ढंग से अब की बार लोग त्यौहार मनाएंगे। तो सामान की खरीदारी बढ़ गई है? सामान की खरीदारी भी बढ़ रही है, रंग गुलाल भी लोग बेच रहे हैं। और परचून के सामान में भी बढ़ोतरी है। लोग घर होली के त्यौहार पे कुछ लोग पकवान बनाते हैं और बनाते हैं, इससे मालूम नहीं जाता। त्यौहार में फर्क है, पीछे 2-3 सालों से तो स्थितियाँ खराब थी, पर इस बार थोड़ा सा असर है। अभी रौनक शुरू हुई है, देखो तो काम में बढ़ोतरी होगी आपकी? हाँ, अभी थोड़ा तेज है पहले से। त्योहार करके लोग काफी सामान खरीदे, लोग अभी थोड़ा सा खरीदारी ज़्यादा कर रहे हैं पहले के मुकाबले में, और ये शायद होली तक बनी रहेगी। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।